नेक्स्ट जेन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। आज के दौर में जब शहर फैल रहे हैं और जंगल सिकुड़ रहे हैं तो जानवरों पर इसका सीधा असर पड़ता है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की चुनौती अलग, जिससे बढ़ रहा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इसे कम करने के लिए युवा रिसर्चर नई टेक्नोलॉजी से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी ऐसे ही कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। एक खास रिपोर्ट। भारत में वाइल्ड लाइफ की वैरायटी बहुत बड़ी है और उन्हें प्रोटेक्ट करना आज पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी दिशा में कई यंग रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस समय देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हैं, जहां ऐसे कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दीपाली अपने खास रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। लेकिन उनका ध्यान जंगल के बड़े जानवरों पर नहीं, बल्कि उस इकोसिस्टम पर है जो अक्सर हमारी नजर से छूट जाता है। दीपाली वेजिटेशन, सॉइल माइक्रोब्स और सॉइल फौना जैसे छोटे लेकिन अहम हिस्सों का अध्ययन कर रही हैं, ताकि ये समझा जा सके कि क्लाइमेट चेंज जंगल के पूरे इकोसिस्टम को किस तरह प्रभावित कर सकता है। उनका मानना है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सही तरीके से समझने के लिए जंगल की हर छोटी कड़ी को समझना जरूरी है। शुरू से ही मैं बहुत क्यूरियस माइंड थी। आई वॉज अ पर्सन हु नेवर वॉन्टेड टू वर्क ऑन सॉइल। कभी सोचा नहीं था कि मैं मिट्टी पे काम करूंगी या इकोलॉजी की फील्ड में काम करूंगी। बट जब मैं अपने डेजर्टेशन के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आई, मैंने यहाँ देखा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना स्कोप है, कितने सारे सवाल हैं जिसके जवाब हमें अभी नहीं पता है और काम करने की ज़रूरत है। आज वाइल्ड लाइफ रिसर्च केवल देखने समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीक भी अहम भूमिका निभा रही है। भारत में आज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। कैमरा ट्रैप्स, ट्रैकिंग डिवाइसेस और डेटा एनालिसिस जैसी टेक्नोलॉजीज रिसर्चर्स को मदद करती है एनिमल के बिहेवियर और मूवमेंट को समझने में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में फील्ड रिसर्च भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट से जुड़े हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट चंद्र प्रताप सिंह, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इस अध्ययन के माध्यम से देश भर में बाघों की संख्या और उनके आवास का आकलन किया जाता है। इसके लिए शोधकर्ताओं को जंगलों में जाकर कैमरा ट्रैप लगाना, जानवरों के संकेतों को दर्ज करना और लगातार फील्ड डेटा एकत्र करना पड़ता है। फील्ड रिसर्च में बेसिकली हमको जो एरियाज हैं जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, तो हमें उन एरियाज में एक तो साइंस सर्वे भी करने होता है और जनरली वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी करता है, बट हम भी उनको जाके सुपरवाइज करते हैं। तो वहाँ पे हम साइंस सर्वे करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ पे स्पीसीज का एक्टिव प्रेजेंस हो सकता है बेस्ड ऑन पग मार्क्स और फुटप्रिंट्स। लेकिन ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए सही गाइडेंस और सपोर्ट की भी काफी जरूरत होती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस यंग रिसर्चर्स को सही ट्रेनिंग और सपोर्ट देने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये संस्थान वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोध कार्यों पर काम करता है। यहाँ वैज्ञानिक और युवा रिसर्चर मिलकर संरक्षित क्षेत्रों, संकटग्रस्त प्रजातियों और संरक्षण की रणनीतियों से जुड़े अध्ययन करते हैं। भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को मजबूत बनाने में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अहम भूमिका रही है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है इस संस्थान के डायरेक्टर गोविंद सागर भारद्वाज। हमारे देश में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं, उनको कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं
उन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में नई जो टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है वाइल्ड लाइफ के संबंध में, किसे मैनेज किया जा सकता है, उसके संबंध में ट्रेनिंग देना। दूसरा जो है हमारा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो मैंडेट है वाइल्ड भारतीय वन्यजीव संस्थान का, वो है रिसर्च। यानी कि जो साइंस कैसे हम साइंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, इस संबंध में इसलिए हमारे पास यहाँ पर इन हाउस भारतीय वन्यजीव संस्थान में 32 हमारे साइंटिस्ट हैं, अलग अलग फील्ड्स के, वो बिल्कुल उनका अपना एक्सपर्टाइज है, वो हर फील्ड में रिसर्च करते हैं, और रिसर्च के बेसिस पर ही हम पॉलिसी के लिए आप डिज़ाइन में हेल्प करते हैं। भारत की जैव विविधता जितनी समृद्ध है, उसके संरक्षण की चुनौतियां भी उतनी ही जटिल हैं। आवास का कम होना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, अवैध वन्य जीव व्यापार और क्लाइमेट चेंज जैसे कई कारण वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रभावित करते हैं। इन्हीं चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए साइंटिफिक रिसर्च बेहद जरूरी है। Almost like the distance between humans and wildlife is decreasing. जो एक सेफ डिस्टेंस होता था वो ना फिजिकल रूप में है, ना वो जो स्प्रेड ऑफ डिजीजेस और वायरस के लिए जो हम बात कर रहे हैं आज के दिन, वो भी नहीं है. So there are huge challenges, and I must say it is the only our country which is showing the world the way to manage all these challenges, and while at the same time keeping our development at the right place, while also taking care of the needs of the people. I think we are doing a stupendous job. मतलब almost I think we are the world leaders in this. भारत के वाइल्ड लाइफ हेरिटेज को सुरक्षित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है. इस दिशा में काम कर रहे ये यंग रिसर्चर्स फ्यूचर में कंजर्वेशन एफर्ट्स को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तरक्की करने के जज्बे से भरपूर आज के कॉलेज युवा अब ड्रोन बना रहे हैं, एआई पर काम कर रहे हैं और अपने स्टार्टअप्स के सपनों को सच करने की कोशिश कर रहे हैं. अहमदाबाद का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नए आइडियाज और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है. तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कैंपस युवाओं के आइडियाज को जानदार प्रोजेक्ट में बदल रहा है. अहमदाबाद का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद आज युवाओं के नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी का एक्टिव सेंटर बन चुका है. यहाँ छात्र सिर्फ सीख नहीं रहे बल्कि कुछ नया बनाकर दिखा रहे हैं. ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल सेफ्टी जैसे कई क्षेत्रों में छात्र लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं. यही पढ़ने वाले छात्र पवन वर्मा ड्रोन और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं. SSIP 2.0 के तहत उनका लक्ष्य है भारत के लिए स्वदेशी ड्रोन तकनीक तैयार करना. अलग अलग तरह के एडवांस ड्रोन सिस्टम पर काम करते हुए उनकी कोशिश है कि ड्रोन की ज्यादा से ज्यादा तकनीक देश में ही तैयार हो ताकि भारत इस क्षेत्र में और मजबूत बन सके. मैं यहाँ GP अहमदाबाद में SSIP 2.0 की पॉलिसी के तहत इनोवेशन आइडियाज़ पे फोकस कर रहे हैं. हमारा मेन एम है कि ड्रोन के जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर हम लोग R&D और डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं. जनरली जो इंडिया में ड्रोन इकोसिस्टम है वो असेंबल होते हैं डिफरेंट पार्ट से, और हम उसको इंडिजिनियसली यहाँ पे बनाने का रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस है हमारा. इन प्रोजेक्ट्स की सबसे खास बात ये है कि छात्र केवल ड्रोन बना ही नहीं रहे बल्कि उसके दिमाग यानी फ्लाइट कंट्रोलर और GPS सिस्टम भी खुद विकसित कर रहे हैं. इससे भारत में स्वदेशी ड्रोन इकोसिस्टम को मजबूती मिल रही है और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम हो रही है. इसी कैंपस में एक और दिलचस्प इनोवेशन पर काम कर रहे हैं छात्र मानव भाधा. उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक अनोखा डिजिटल सॉल्यूशन तैयार किया है, फोकस फ्लो. यह एप्लीकेशन ब्रेन वेव्स के जरिए ये समझने की कोशिश करता है कि किसी व्यक्ति की एकाग्रता कितनी है. खास तौर पर ये ऐप उन छात्रों की मदद के लिए बनाया गया है जिन्हें पढ़ाई में ध्यान लगाने में परेशानी होती है. मैंने मेरी टीम के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम हमने फोकस फ्लो रखा है. ये एप्लीकेशन मेन ADHD वाले स्टूडेंट्स को फोकस करेगी जिनका ब्रेन स्टेबल नहीं रहता है. अभी उनमें क्या होता है
कि अगर कोई एक्टिविटीज़ करते समय उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपर फोकस नहीं करता है, वो पता चल जाएगा, उसका एवरेज फोकस भी पता चलेगा और उसका लाइव फोकस भी हमारी एप्लीकेशन बता देगी। इसमें हमारी एप्लीकेशन में 5 मिनट का टेस्ट रन होता है, जिससे कि वो उसका ब्रेन क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है वो समझ आ जाएगा और स्टार्टिंग के 15 सेकंड्स में हमारी जो ऐप है वो उनके ब्रेन को एनालाइज करेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेगी ऑटोमेटिकली। इन छात्रों की सोच सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। वे पहले लोगों की असली समस्याएं समझते हैं, फिर उसी के आधार पर समाधान तैयार करते हैं। मार्केट रिसर्च, यूजर इंटरव्यू और टेस्टिंग के जरिए वे अपने आइडिया को एक काम करने वाले प्रोजेक्ट में बदलते हैं। यही प्रक्रिया उन्हें सिर्फ छात्र नहीं बल्कि भविष्य के स्टार्टअप फाउंडर और टेक लीडर बना रही है। यहाँ बहुत सारे प्रोटोटाइप्स अवेलेबल हैं, जिसमें स्वॉर्म ड्रॉमिंग है और हमारा एक नेविगेशन है जो हमने नाविक से नेविगेट हो रहा है हमारा ड्रोन। हमारे टेलीमेट्री हम डेवलप कर रहे हैं, हमने खुद का ड्रोन कंट्रोलर बनाया हुआ है जो हम बाहर से नहीं ले रहे हैं। हमारा खुद का ऑनबोर्ड फ्लाइट कंट्रोलर है जिस पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। जब युवाओं को सही प्लेटफॉर्म, सही गाइडेंस और सही मौके मिलते हैं तो आइडियाज सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहते, वो असली समाधान बन जाते हैं। अहमदाबाद का ये कैंपस दिखा रहा है कि भारत के युवा अब सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाले और स्टार्टअप खड़े करने वाले भी बन रहे हैं। और शायद यही सोच भारत के टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। वक्त की करवट देखिए। एक वक्त था जब लोगों के घर बेटी पैदा होती थी तो खुशियां नहीं मनाई जाती थी, लेकिन राजस्थान में एक छोटा सा गांव ऐसा भी है जहां आज बेटी के पैदा होने पर ऐसा जश्न मनता है जो लाजवाब है। पिपलांतरी गांव में जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो सिर्फ खुशियां ही नहीं मनाई जाती, पूरा गांव मिलकर 111 पेड़ लगाता है। यानी बेटी के साथ धरती को भी नई जिंदगी मिलती है। एक अनोखी कहानी। हवा में लहराते हजारों पेड़ और चारों तरफ फैली हरियाली। पहली नजर में ये एक घना प्राकृतिक जंगल लगता है, लेकिन सच कुछ और है। ये जंगल प्रकृति ने नहीं, इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है। हर पेड़ के पीछे छुपी है एक भावना, एक उम्मीद और एक बदलाव की कहानी। ये कहानी बताती है कि अगर सोच बदल जाए तो एक छोटा सा गांव भी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। ये है राजस्थान के राजसमंद जिले का पिपलांतरी गांव। यहाँ बेटी के जन्म को सिर्फ एक पारिवारिक खुशी नहीं माना जाता बल्कि पूरे गांव का उत्सव बन जाता है। यहाँ जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो पूरा गांव मिलकर 111 पौधे लगाता है। सोचिए, एक नन्ही सी जिंदगी का स्वागत धरती को 111 नई सांसें देकर किया जाता है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे वैसे उसके साथ ये पेड़ भी बड़े होते जाते हैं। 2007 में जब मेरी बेटी का देहांत हो गया था, उस समय ये परंपरा चालू करी थी कि गांव में 12 दिन बाद जब लोग सरपंच साहब को ले गए, जो पूर्व सरपंच साहब पालीवाल जी है उनको लेके गए थे, तब ये शुरुआत करी थी। उसके नाम से एक पौधा लगाया था कदम का। उस समय एक प्रतिज्ञा ली थी कि अब गांव में जो भी बेटियां पैदा होगी उसके नाम से 111 पौधे लगाएंगे। इस अनोखे पहल की शुरुआत की थी गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने। अपनी बेटी की याद में उठाया गया एक छोटा सा कदम धीरे धीरे पूरे गांव की सोच बदलने की वजह बन गया। यहाँ पेड़ तो लगाए ही जाते हैं, साथ ही उसके भविष्य के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट भी किया जाता है ताकि उसकी पढ़ाई और सपनों में कोई रुकावट न आए। यानी पिपलांतरी में बेटी सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं, पूरे गांव की उम्मीद होती है। इसी पहल के लिए श्याम सुंदर पालीवाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पहले तो हमारे एक सर्वे होता है कि इस पूरे वर्ष में अगस्त से अगस्त, राखी से पहले, पिछली राखी से आज तक कितनी बेटियों का जन्म हुआ है। वो सर्वे हमारे स्कूलों के अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सा विभाग की एनएम, हमारे जो गांव में पोस्टिंग है वो सब सर्वे करती है। सर्वे करके उसकी रिपोर्ट हमारे पास आती है कि इतनी लड़कियों का जन्म हुआ है। फिर उन लड़कियों के माता पिता को हम बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं। अगस्त का महीना आते ही जब पूरे देश में रक्षाबंधन की खुशियां छा जाती हैं,
तो पिपलांत्री में एक खास परंपरा देखने को मिलती है। यहाँ माताएं अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर खेतों और बागों तक जाती हैं, जहाँ सबसे पहले एक नया पौधा लगाया जाता है। फिर वही बेटी उस पौधे की टहनी पर राखी बांधती है। उस पल वो पौधा सिर्फ एक पेड़ नहीं रहता, बल्कि भाई का रूप ले लेता है। यानी पिपलांत्री में राखी सिर्फ रिश्ते का धागा नहीं, बल्कि बेटियों और प्रकृति की रक्षा का वादा भी बन जाती है। यहाँ पर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं और हर वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जिस पे हम पेड़ों को राखी बांधते हैं और उनका प्रतिवर्ष ध्यान रखते हैं। पेड़ों को हम अपने भाई मानते हैं, इसलिए हम उनकी रक्षा करते हैं ताकि कोई उन्हें काटे नहीं, इसलिए हम उन पे फोटो बनाते हैं। इसी गांव में रहती हैं उषा, जो आज बेहद खुश हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनके घर में 2 नन्ही बेटियों ने जन्म लिया है। लेकिन इस गांव में बेटी का जन्म सिर्फ जश्न मनाने की वजह नहीं, बल्कि यहाँ बेटी के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। उषा भी अब अपनी बेटी के नाम पर पेड़ लगाएंगी। हमारे यहाँ बेटियाँ हुई है, उनका हमने ढोल नगाड़े से बहुत अच्छा स्वागत किया है और पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी हैं। इस पहल का असर सिर्फ समाज पर नहीं, प्रकृति पर भी दिखा। कभी सूखे से जूझने वाला ये गांव आज हरियाली से भर चुका है। पेड़ों की छाया, बेहतर जल स्तर और साफ वातावरण। इस गांव ने ये साबित कर दिया है कि अगर लोग मिलकर ठान ले, तो एक छोटा सा गांव भी पर्यावरण की बड़ी लड़ाई जीत सकता है। यहाँ साल भर में करीब 25,000 से भी ज़्यादा प्रशिक्षण लेने, किसान और शोध करने वाले VIPs और विशेषज्ञ यहाँ पे आते रहते हैं। ये अनोखी पहल आज पिपलांत्री को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बना चुकी है। We think it's a really great foundation because the foundation is supporting all the women, and there's like a big history to it because the founder, his daughter died because she was dehydrated, and therefore he decided to do something against it, and they decided to plant trees for every girl born. And nowadays, every time a girl is born in the town, they plant the trees. आज पिपलांत्री सिर्फ राजस्थान का एक गांव नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो बताती है कि अगर समाज बेटियों को सम्मान दे और प्रकृति को साथ लेकर चले, तो विकास भी होगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि पिपलांत्री का संदेश साफ है, जहां बेटी का स्वागत होता है, वहीं धरती भी हरी भरी हो जाती है। गोवा, इस जगह का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है? समंदर, बीचेस, पार्टी और नाइट लाइफ। क्यों, सही कहा ना? लेकिन जरा रुकिए, इस ग्लैमर के पीछे एक शांत, सादगी भरी विरासत आज भी जिंदा है। मिट्टी के बर्तन बनाने की सदियों पुरानी कला। यहाँ चाक पर घूमती मिट्टी सिर्फ बर्तन नहीं बनाती, पीढ़ियों की कहानी गढ़ती है। आइए देखते हैं गोवा की ये असली विरासत, जो शोर में नहीं, सुकून में बसती है। गोवा की रंग बिरंगी संस्कृति के बीच एक कम जानी पहचानी दुनिया है, जहां मिट्टी और रचनात्मकता मिलकर सुंदर रूप लेती हैं। गोवा की मिट्टी के बर्तन बनाने की सदियों पुरानी परंपरा भारतीय संस्कृति और स्थानीय तटीय प्रभावों का अनोखा संगम पेश करती है। यहाँ मिट्टी सिर्फ एक सामग्री नहीं, ये पहचान, आजीविका और विरासत का जीवंत प्रतीक बन जाती है। जब चाक घूमना शुरू होता है, हाथ लय और सटीकता के साथ चलने लगते हैं और मिट्टी के साधारण टुकड़े सुंदर और उपयोगी कृतियों में बदल जाते हैं। मैं ट्रेडिशनल पॉटर हूँ। मेरा पिताजी भी यही चीज करते थे और मैं उनके द्वारा मैं सीखा हुआ हूँ। और सीखा हुआ हूँ तो मैं गांव में जो चीज़ वो जमाने में चलता था 40-50 साल के पहले है, तो वो सब घर में बर्तन बनता था, तो उसमें खाना पकाने का, रोटी बनाने का, ये सब्जी बनाने का, ऐसा चीज बनता था। मिलिए अमर सेठ से, जिनके हाथ दृढ़ता और जुनून की कहानियां बयां करते हैं। दिन प्रतिदिन वो कच्ची मिट्टी को खूबसूरत आकार देते हैं। बर्तन, बर्तनों के सेट और सजावटी चीजें जो परंपरा और आधुनिक स्वाद का अनोखा मिश्रण पेश करती हैं।
ये पॉटरी हैं जो मेरे ग्रैंडफादर से पहले से मुझे लगता है कम से कम 150 साल से पहले तक मैं जानता हूँ, चालू था। मेरे ग्रैंडफादर करते थे, मेरे फादर करते थे, उससे पहले का तो हिस्ट्री पता नहीं है मुझे, लेकिन वहाँ से आया था। तो बीच में ये पॉटरी थोड़ा कम होने लगा, गोवा में बहुत लोग पॉटरी करने से कम थे। तो एक दिन में मुझे उसमें बहुत आदत थी कि पॉटरी करना मुझे बहुत पसंद था, तो मैं देखता था। तो वहाँ से मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुई है। मिट्टी की यात्रा सिर्फ चाक तक नहीं रुकती, ये उन जगहों तक पहुँचती है जहाँ कला और रोजमर्रा का जीवन मिलते हैं। गोवा की सिरेमिक दुनिया में इसका प्रसिद्ध नाम है थॉमस पॉटर। हस्त निर्मित सिरेमिक कस्टम डिजाइन और कलात्मक कार्यशालाओं के जरिए ये दिखाता है कि पारंपरिक कला आधुनिक जीवन शैली में कैसे बदल गई है। Thomas is very interested in marine life, and is very interested in scuba diving and other such kind of things, and you will see that inspiration in the works that he creates. So he makes a lot of coral figures and a lot of fish, such kind of things like octopus. सिरेमिक के साथ साथ रंग बिरंगे कृत्रिम आभूषण एक और स्तर की रचनात्मकता जोड़ते हैं, जिससे ये जगह हस्त निर्मित सुंदरता का असली केंद्र बन जाती है। When people come to Goa, they're looking for interesting pieces that they can't find anywhere else, some experimental work. So we definitely fulfill that need. And definitely it's a very fashion-forward customer that comes to Goa. So we're lucky. And we also have an online presence. So a lot of our online customers who have been buying our jewelry for the last 15 years. गोवा की मिट्टी की परंपरा आज सिर्फ बर्तन नहीं बनाती, बल्कि कला और जीवन का संगम पेश करती है। यहाँ की पारंपरिक रचनाएं आधुनिकता के साथ मिलकर एक जीवंत और स्थायी विरासत रचती हैं। आज के शो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।